हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में आए हैं, इसलिए केयरफुली देखिएगा और सारे प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आप लोग जो है ज़्यादातर प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। और अगर प्रश्न गलत होते हैं तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है, यानी कि आपको नई चीज़ सीखने के लिए मिली है। इसलिए कभी भी प्रश्न गलत होने से घबराएं नहीं, बल्कि इसको सीखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। आपको नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, क्योंकि कंपटीशन टफ होते जा रहा है। तो आप टफ क्वेश्चन को पहले से जब सॉल्व किए रहेंगे तो आपको आसानी होगी एग्जाम में। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न का। और आपका पहला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई? इनमें से कौन कौन सी किताबें हैं जो गुप्त काल में लिखी गई हैं? पहला है अमरकोश, दूसरा है कामसूत्र, तीसरा है मेघदूत और चौथा है आपका मुद्रा राक्षस। तो आपके पास ऑप्शन है पहला, दूसरा, और दूसरा है केवल दूसरा तीसरा, तीसरे में है पहला दूसरा तीसरा और चौथे में है सभी। आपको बताना बच्चों, इसमें से कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो आपके गुप्त काल की हैं। आई होप आप इसको बता सकते हैं कि गुप्त काल की कौन कौन सी पुस्तकें हैं, और ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता है बच्चों, अगर आप इसमें से एलिमिनेट करेंगे तब भी आपको आंसर बहुत आसानी से मिल सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो आपका अमरकोश है, मेघदूत है, ये सब आपका जाना पहचाना सा लग रहा होगा। आपको पता है जो मुद्रा राक्षस है ये आपका जो है मौर्य काल से है, मौर्य काल के बारे में जानकारी देते हैं, यानी कि चौथा नहीं होगा। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। चलिए और देखते हैं क्या कोई एलिमिनेट हो सकता है। तो क्या कामसूत्र जो है ये गुप्त काल का है? आपको बताना है कि आपका कौन सा आंसर है जो कि सही है। तो आई होप आपको आंसर पता चल गया होगा कि आपका कौन सा है जो कि सही है। तो ये भी आपके लिए बढ़िया प्रश्न है। आपका जो अमरकोश है और मेघदूत है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट नहीं, यानी कि पहला और तीसरा है, तो आप देखेंगे पहला और तीसरा किस ऑप्शन में है, तो आपका पहला और तीसरा जो है वो सी ऑप्शन में है, यानी कि तीनों जो आपके ऑप्शन है ऊपर के, ये तीनों सही हो जाएंगे। रीज़न देखिए, बहुत अच्छे से इसको निकाला जा सकता था। अमरकोश आपको पता है अमर सिंह ने लिखा है, जो कि नवरत्नों में शामिल थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। मेघदूत कालिदास ने लिखा है और ये भी नवरत्नों में शामिल है। जाहिर सी बात है, अगर आपका पहला और तीसरा सही है, गुप्त काल का है, तो आपका कौन सा है जो कि ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको पता चल चुका होगा कि आपका पहला, दूसरा और तीसरा ये आपका सही आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के इतिहास के संदर्भ में कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है? कोई है जो एक सही सुमेलित नहीं है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, यहाँ से आपका बहुत सारा पॉइंट जो है वो क्लियर होने वाला है। पहला है भिलसा, क्या भिलसा मध्य प्रदेश में है? दूसरा है द्वार समुद्र, क्या द्वार समुद्र महाराष्ट्र में है? तीसरा है गिरिनगर या गिरिनार, क्या ये गुजरात का है? और चौथा है स्थानेश्वर, या इसको थानेश्वर भी कहते हैं, क्या ये हरियाणा में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, और फटाफट आंसर दीजिएगा। ये आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके अब आपको नॉलेज हो रहा है। हालांकि हर क्लास में आपको नए प्रश्न भी अभी मिल रहे हैं, क्योंकि अभी प्रैक्टिस चल रहा है। जब आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे, धीरे धीरे करके आपके जब प्रश्न रिवाइज होने लगेंगे, तब आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए डेली आप लोग क्लासेस देखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। आपका कौन सा है जो कि सही नहीं है, तो ये भी आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। आपका जो भिलसा है ये मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। और गिरिनगर या गिरिनार ये गुजरात का है, ये भी सही है। स्थानेश्वर या थानेश्वर ये हरियाणा में है, ये भी सही है। और आपको पता है ये किसकी राजधानी पहले हुआ करती थी? वर्धनों की राजधानी हुआ करती थी, जिसमें जो हर्षवर्धन है उन्होंने बाद में अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र कर दिया था। उन्होंने थानेश्वर से अपनी राजधानी कन्नौज को बना लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कन्नौज बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इसी की वजह से आपको पता होगा त्रिपक्षीय युद्ध भी हुआ था। त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था और ये कई शताब्दी तक चला था। त्रिपक्षीय संघर्ष या जो है गुटीय संघर्ष हुआ था, जो कि इसी कन्नौज की वजह से हुआ था। तो बच्चों बताएंगे इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। साथ ही ये भी आंसर दीजिएगा कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष में वो कौन से 3 राजवंश शामिल थे। अगर आपने इसको पढ़ा है, और आई होप पढ़ा होगा, तो आपको तीनों राजवंशों के नाम बताने हैं कि कौन कौन से राजवंश थे जिनके बीच ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए। और साथ ही ये भी बताएंगे कि कन्नौज का एक और नाम क्या था।
प्राचीन काल में कन्नौज को किस नाम से जाना जाता था। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आया है। आपको दोनों प्रश्नों का जवाब देना है। कन्नौज को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था और साथ ही त्रिपक्षीय संघर्ष किन राजवंशों के बीच हुआ था। ये दोनों प्रश्नों का उत्तर फटाफट देंगे और साथ ही जो प्रश्न आपके सामने है इसका उत्तर तो आपको देना ही है। तो आपको पता है कि कौन सा है, तो ये तो पता ही चल चुका है कि जो आपका द्वार समुद्र है ये महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि द्वार समुद्र जो है ये कदम्ब राजवंश की राजधानी हुआ करती थी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ये कहाँ पे है बच्चों? ये है कर्नाटक में। और कर्नाटक में जो राजवंश था वो कदम्ब राजवंश था, जिसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। इसलिए आपका ये सुमेलित नहीं है। भिलसा मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही है। गिरिनार या गिरिनगर गुजरात में, ये तो आपको पता ही होगा। थानेश्वर या अस्थानेश्वर यही तो राजधानी था हर्षवर्धन का, जिन्होंने ट्रांसफ़र किया कन्नौज में जब उनकी बहन के पति का हत्या कर दिया गया और उन्होंने जो है राजा बनकर शासन किया कन्नौज से, तो उन्होंने अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र कर लिया था। और हर्ष के बारे में हमने बहुत सारी बातें पहले भी पढ़ी है, उनके दरबारी कवि, उन्होंने कौन से आयोजन किए, कौन सा विदेशी उनके दरबार में आया, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो आई होप बच्चों इसका आंसर भी आपको पता चल गया होगा कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष था ये किन राजाओं के बीच में या किन राजवंशों के बीच में हुआ था। तो इसमें आपका जो पहला राजवंश था वो था गुर्जर प्रतिहार थे। और इसके अलावा दूसरा राजवंश जो था वो था आपका पाल था। और तीसरा जो था वो थे राष्ट्रकूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखेंगे। 3 राजवंश थे, एक थे राष्ट्रकूट, दूसरे थे पाल और तीसरे थे गुर्जर प्रतिहार। इन्हीं तीनों लोगों के बीच में हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष और ये संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए। और कन्नौज को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? इसको महोदया नगर या महोदय श्री के नाम से जानते थे। याद रखेंगे बच्चों, महोदय श्री या महोदया नगर के नाम से जानते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तथ्य याद रखेंगे। आई होप आपको यहाँ से बहुत सारी बातें जानने को मिली होंगी जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है क्या लाइफ ऑफ ह्वेनसांग हुई ली की है। दूसरा है द नेचुरल हिस्ट्री, क्या टालेमी का है। तीसरा है हिस्टोरियल, क्या ये पाम्पेई ट्रांगस फिलिपिक का है। क्या द हिस्ट्री हेरोडोट्स का है। आपको बताना है बच्चों कि इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। और वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रश्न है ये, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो इसमें से मतलब बहुत आसान जो लिखा गया पुस्तक है वो एक महत्वपूर्ण लेखक के द्वारा लिखा गया है और वो मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। बाकी ऑप्शन आपको भले ही हार्ड लगते हो लेकिन जो इसमें सुमेलित नहीं है वही सबसे इजी है और इजी होने की वजह से आप इसका आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा बच्चों बहुत आसानी से। ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरा है यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आपको पता है द नेचुरल हिस्ट्री प्राकृतिक इतिहास टालेमी का नहीं है बल्कि ये प्लिनी का है। प्लिनी ने लिखा है नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी का है नेचुरल हिस्ट्री और टालेमी ने तो जियोग्राफी लिखा है। याद रखेंगे क्या लिखा है, जियोग्राफी, ग्राफी है इनका, जियोग्राफी किसका है, टालेमी का है और प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री है। याद रखेंगे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। और लाइफ ऑफ ह्वेनसांग हुई ने लिखा है और दी हिस्ट्री हेरोडोटस ने लिखा है। ये सारी बातें याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके लिए नया भी हो सकता है, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिल रही हैं। प्रश्न है बच्चों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। यानी कि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इनमें वो कौन सा स्रोत है जो विवाह समारोहों के ऊपर प्रकाश डालता है, विवाह समारोहों के बारे में बताता है। तो पहला है सूर्य सूक्त, दूसरा है पुरुष सूक्त, तीसरा है दान स्तुति और चौथा है ऊन सूक्त। तो आपको बताना है बच्चों कि इनमें से कौन सा सूक्त है जो बताता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है कौन से विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है, वो सूक्त बताना है बच्चों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आपके लिए नया भी होगा और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो आई होप आंसर आपको पता है कि इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यही सही है। सूर्य सूक्त में ही जो है ऋग्वैदिक कालीन विवाह के समारोह के बारे में उल्लेख मिलता है और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आई होप आप इसका उत्तर बता सकते हैं। और इसके अलावा आपको पता, ये तो पता ही चल गया कि विवाह का उल्लेख है और आपको पता है आगे चल के 8 प्रकार के विवाह
जो है समाज में प्रचलित हो जाएंगे, जिसमें 4 प्रकार के विवाहों को समाज में मान्यता मिलेगा और 4 प्रकार के विवाहों को मान्यता नहीं मिलेगा। ये आगे चल के आपको बताएंगे कि वो कौन से 8 प्रकार के विवाह हैं और उनमें से कौन से 4 हैं जिनको मान्यता दिया समाज ने और वो कौन से 4 हैं जिनको मान्यता नहीं दिया समाज ने। फिलहाल आपको ये जानना है बच्चों कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूर्य सूक्त में विवाह समारोहों पर प्रकाश मिलता है। नेक्स्ट बताएंगे बच्चों पुरुष सूक्त में क्या देखने को मिलता है। पुरुष सूक्त क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो सबको पता होगा कि पुरुष सूक्त क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रथम बार 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है इसमें, 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। 4 वर्णों का उल्लेख कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, इसके अलावा क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब का जो उल्लेख है ये किसमें पहली बार मिला है। तो 4 वर्णों का सबसे पहली बार जो उल्लेख मिला है वो पुरुष सूक्त में मिलता है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्ज़ाम में आए कि 4 वर्णों का सबसे पहले उल्लेख किस वेद में मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। अगर ये क्वेश्चन आए ऋग्वेद की किस मंडल में मिलता है तो 10वें मंडल में मिलता है। और अगर ये क्वेश्चन आए कि 10वें मंडल में कहाँ मिलता है तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। ये बहुत डीप चीज़ है और जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया, इसलिए बच्चों ये सारी बातें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन है जो कि आपका सही है, कथन भी दिया है और कारण भी दिया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है और किसका स्पष्टीकरण सही है और किसका सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो कथन है आरंभिक आर्य जो अनिवार्यता बस जो है विचारी यानी कि जो घूमते रहते थे में ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। क्या ये बात सही है कि जो आरंभिक आर्य थे या जो शुरुआती आर्य थे ये अनिवार्यता एक तरह से घूमने वाले थे, यानी कि वो घूम घूम करके चारण करते थे, जानवरों को चराते थे, यानी कि वो एक तरीके से पशुचारी थे। यहाँ पे बच्चों पशुचारी रहेगा, जो बस विचारी दिया है ये पशुचारी है, यानी कि ये लोग पशुचारी थे और इसीलिए इन्होंने क्या राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य का रूप मापा जा सके। क्या ये बात सही है। दूसरा है क्या राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजातीय मुखिया तंत्र। जनजातीय मुखिया के लिए राज्य शब्द का प्रयोग होता था जो मुख्यतः एक सेनापति था और जो अपने लोगों पर शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र पर नहीं। तो क्या ये बात सही है कि राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजातीय मुखिया तंत्र, जनजातीय मुखिया के लिए राज्य शब्द का प्रयोग होता था जो मुख्यतः एक सेनापति था और जो अपने लोगों पर शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र पर नहीं। तो आपको बताना बच्चों कौन सा स्टेटमेंट है इनमें से जो कि आपका सही है। क्या कथन कारण दोनों सही है और पुष्टि भी कर रहा है, या कथन कारण दोनों सही है लेकिन पुष्टि नहीं कर रहा है, या कथन सही है लेकिन कारण सही नहीं है, क्या कारण सही है और कथन सही नहीं है। तो आपको बताना बच्चों कौन सा स्टेटमेंट आपका होगा। ए बी सी डी में से 4 ऑप्शन है आपके पास और आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। तो बहुत ही बढ़िया है बच्चों, अगर आपने वैदिक काल को अच्छे से पढ़ा और समझा है तो आप बता सकते हैं कि इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है और कथन का कारण पुष्टि भी कर रहा है, यानी कि आरंभिक आर्य जो अनिवार्यतया बस पशुचारी थे में ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। क्या राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजातीय मुखिया तंत्र, जनजाति मुखिया के लिए राज्य शब्द का प्रयोग होता था। क्या ये बातें सही हैं। तो सबको पता है कि बिल्कुल सही है। शुरुआती दौर में जो आर्य हैं ये पशुचारी थे और इन्होंने जो भी अपने कबीले, अपना जो भी गुट बनाया था, अपनी जो भी बस्तियां बनाई थी, ये कोई राज्य नहीं थे बल्कि कबीले के रूप में जगह जगह भटकते रहते थे, इसलिए पहला सही है। और दूसरा भी सही है, जैसे जनजातियों में कोई राजा नहीं होता, कोई जो है बड़े साम्राज्य का निर्माता नहीं होता, वैसे ही उस समय भी हुआ करता था, एक सेनापति होता था जो अपने कबीले की सुरक्षा करता था, जो लोगों पर शासन तो करता था, उनसे बलि भी लेता था, उपहार भी लेता था, लेकिन किसी विशेष क्षेत्र पर उसका शासन नहीं होता था। दोनों कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है ये कथन की व्याख्या भी कर रहा है।
तो याद रखेंगे बच्चों, ए आपका सही है और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में विभिन्न संस्कृतियों के उद्भव के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, क्या हड़प्पा संस्कृति का उद्भव सिंधु नदी की घाटी में हुआ था? दूसरा है, वैदिक संस्कृति का विकास मध्य गंगा नदी घाटी में हुआ था। तीसरा है, वैदिक उत्तर संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था। तो आपको बताना है बच्चों, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका सत्य है, यानी कि कोई एक स्टेटमेंट सही है और बाकी 2 स्टेटमेंट आपके रॉन्ग हैं। तो ये आपके तीनों जो ऑप्शन हैं ये आपका वैदिक काल से जुड़ा हुआ है और आप इसे बहुत आसानी से बता सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही आसान है आपके लिए और आप सबको पता है इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव सिंधु नदी की घाटी में हुआ था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हड़प्पा संस्कृति का जो उद्भव है वो सिंधु नदी की घाटी में ही हुआ था। सबसे पहले जो बस्तियां पाई गई हैं वो ज़्यादातर सिंधु नदी के आसपास में ही पाई गई हैं, जिसमें आपका मोहनजोदड़ो है, चिन्हुद्रो है, ऐसी अन्य छोटी बड़ी बस्तियां जो हैं वो सिंधु नदी की घाटी में ही देखने को मिलती हैं। साथ ही सिंधु की सहायक नदियों के आसपास भी बहुत सारे प्लेस देखने को मिले हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट सत्य हो गया। दूसरा क्यों असत्य बच्चों, ये भी जान लीजिए कि दूसरा क्यों असत्य है। ये कह रहा है वैदिक संस्कृति का विकास मध्य गंगा नदी में के घाटी में हुआ था। तो ये आपका गलत है, बिकॉज ये मध्य गंगा नदी घाटी में नहीं हुआ था बल्कि पश्चिमी गंगा नदी घाटी में हुआ था। यानी कि सिंधु नदी से लेकर के गंगा नदी के द्वाब इलाके में जो भी नदियां आती हैं, जो भी आपका प्लेस आता है, इन्हीं क्षेत्रों में वैदिक कालीन संस्कृतियों का विकास हुआ और धीरे धीरे करके ये गंगा के मध्य घाटी में और गंगा के पूर्व के क्षेत्र में भी फैल गए थे। तो तीसरा भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि तीसरा कह रहा है कि वैदिकोत्तर, यानी कि जो आपका वैदिक काल का सेकेंड पार्ट आता है, इसका कह रहा उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था। तो ये भी रॉन्ग है, बिकॉज आपको पता है कि जो उत्तर वैदिक काल की संस्कृति है ये मध्य गंगा घाटी और गंगा के पूर्वी क्षेत्रों में गंडक नदी तक इसका विस्तार हो गया था। इसलिए आपका ये पश्चिमोत्तर प्रदेश नहीं होगा, पंजाब नहीं होगा। ये सारी बातें बिल्कुल रॉन्ग है, इसको बिल्कुल कंफर्म रखेंगे आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी के क्षेत्र में हुआ। आर्यों ने शुरुआती दौर में इन्हीं क्षेत्रों में अपना जो है क्षेत्र विस्तार किया। धीरे धीरे करके वो उत्तर वैदिक काल में मध्य गंगा घाटी में आए और गंगा घाटी के पूर्व के क्षेत्र में गंडक नदी तक उन्होंने विस्तार कर लिया था अपने क्षेत्र का। उत्तर वैदिक काल आते आते उत्तर भारत का लगभग पूरा इलाका आर्यों के क्षेत्र में शामिल हो चुका था। तो याद रखेंगे बच्चों, आपका पहला स्टेटमेंट सही है और बाकी दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हैं। क्यों रॉन्ग है आपको ये चीज़ पता चल चुका है। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? इनमें से कोई एक कथन है जो गलत होगा और बाकी आपके सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, आरंभिक आर्यों का निवास सिंध और पंजाब क्षेत्र में था। क्या ये स्टेटमेंट गलत है कि आरंभिक जो आर्य थे इन्होंने सिंध और पंजाब में निवास किया था? दूसरा है, इस काल में दक्षिणा के रूप में गाय और धातुओं के साथ साथ भूमि भी दी जाती थी। क्या दक्षिणा के रूप में वैदिक काल में गाय, धातुएं और भूमि को भी दान में दिया जाता था? तीसरा है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में दिया गया है। क्या गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? और चौथा है, इस काल में वर्ण व्यवस्था आरंभ हो गई थी। क्या वैदिक संस्कृति में वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी? इसमें से कोई एक स्टेटमेंट है जो कि गलत है और ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट। और आपको पता है ये बहुत ईजी भी है, बिकॉज सबको पता है कि वैदिक काल में खास करके ऋग्वैदिक काल में भूमि को महत्व नहीं दिया जाता था। आर्य जो थे पशुचारी थे, कबीले के साथ भ्रमण किया करते थे, चारागाह की तलाश में वो जगह जगह जाया करते थे और पशुओं को वो लोग जो है पालते थे, जिसमें गाय और घोड़े उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इसलिए आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। इस प्रश्न के हिसाब से यही सही हो जाएगा। इस काल में दक्षिणा के रूप में गाय दिए जाते थे, धातुओं को भी दिया जाता था, लेकिन भूमि नहीं
नहीं दिया जाता था। भूमि को महत्व उत्तर वैदिक काल में दिया गया है, ऋग वैदिक काल में भूमि को महत्व नहीं दिया जाता था, इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। सही कौन सा है? आपका पहला सही है, आरंभिक आर्यों का निवास सिंधु और पंजाब क्षेत्र में था। आपका तीसरा भी सही है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में दिया गया है। अब बच्चों मुझे यहाँ फटाफट आंसर देंगे, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? फटाफट आंसर दीजिएगा, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, कौन से मंडल में है? ऑप्शन ले लीजिए, आपका पहला मंडल है और आपका दूसरे मंडल में है, तीसरे में है या चौथे में है। आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और साथ ही गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है? गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है आपको ये भी बताना है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है अगस्त ऋषि हैं, दूसरा ऑप्शन है विश्वामित्र और आपका तीसरा ऑप्शन है गुरु अंगिरस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना बच्चों कि कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, साथ ही गायत्री मंत्र का रचना किसने किया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में कई बार आया है और इस प्रश्न का उत्तर आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका एक कौन सा है, तो आपको पता है दूसरा जो है गलत है। और जो चौथा, इस काल में वर्ण व्यवस्था आरंभ हो गई थी, बिल्कुल सही है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आरंभ हो गई थी और ये वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित था, यानी कि अपने कर्म के आधार पर व्यक्ति किसी भी वर्ण में जा सकता था। यानी कि यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था है ये कर्म आधारित है, वर्ग के हिसाब से व्यक्ति का वर्ण निर्धारित होता था, जैसा जिसका कर्म होता था उसी के आधार पे उसके लिए वर्ण का निर्धारण कर दिया जाता था और यही वर्ण उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो गया था। ये भी याद रखेंगे, उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो गया। तो ये क्लियर हो गया होगा बच्चों, ये तो बिल्कुल सही है, आपका गलत कौन सा? यही है। और इन सारे जो मैंने आपको क्वेश्चन किया इसमें कौन सा मंडल है, तो तीसरे मंडल में आपको गायत्री मंत्र का उल्लेख देखने को मिलेगा और जो है विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है, ये बात भी याद रखेंगे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और इसकी रचना की है विश्वामित्र ने। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो सविता को समर्पित है, जो सूर्य का ही एक पर्यायवाची है। सविता को समर्पित है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा और फटाफट दीजिएगा। पहला है, इस काल में श्याम अयस तांबे को कहा जाता था। क्या उत्तर वैदिक काल में श्याम अयस तांबे को कहा जाता था? दूसरा है, शतपथ ब्राह्मण में हल के संबंध में वर्णन किया गया है। क्या ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है कि शतपथ ब्राह्मण में हल के संबंध में वर्णन किया गया है? तीसरा है, महाभारत महाकाव्य में कुरुकुल के इतिहास का वर्णन है। क्या ये कथन सही नहीं है? और चौथा है, इस काल में संग्रहित का कार्य कर एकत्र करना था। तो आपको बताना बच्चों इसमें से कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है। और आई होप आप इसका आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा है जो कि सही नहीं है। अगर आपने ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को अच्छे से पढ़ा है, डिटेल क्लास को देखा है, तो आपके लिए प्रश्न बहुत ही इजी हो जाएगा। बिकॉज आपको पता है कि जो श्याम अयस है ये तांबे के लिए नहीं उपयोग किया जाता था, बल्कि ये आपका लोहे के लिए उपयोग किया जाता था। लोहे के लिए श्याम अयस का उपयोग किया जाता था, तांबे के लिए नहीं किया जाता था। इसलिए आपका पहला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो गया, ये गलत हो गया। आपका दूसरा बिल्कुल सही है, शतपथ ब्राह्मण में हल के संबंध में वर्णन किया गया है। और आपका तीसरा भी सही है, महाभारत महाकाव्य में कुरुकुल के इतिहास का वर्णन है, बिल्कुल सही है। महाभारत में जो कुरु हैं और जो पांडव हैं, जिनको कौरव और पांडव कहा जाता है, इन्हीं के बारे में वर्णन देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। और आपका चौथा भी सही है कि इस काल में संग्रहित का कार्य कर एकत्र करना था, बिल्कुल सही है। संग्रहित जो है ये कर एकत्र करता था, कर का संग्रह करता था। तो आपका जो पहला ही ऑप्शन है यही रॉन्ग है, बाकी के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। और प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था बच्चों। आपके लिए फिर से एक बढ़िया प्रश्न आया है और ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, वैदिक काल से जुड़ा है और साथ ही आपको बताना है कि वेदांग वेदों का अंग है, इसके 6 अंग हैं, इनमें से निरूपित
और कल्प किसकी अभिव्यक्ति करते हैं। बच्चों यहाँ पे निरूपित नहीं होगा, ये निरुक्त होगा, याद रखेंगे निरुक्त। आपको बताना है कि जो निरुक्त है और जो कल्प है ये किसकी अभिव्यक्ति करती हैं। क्योंकि जो वेदांग हैं ये कुछ ना कुछ जो है शरीर के अंग की तरह है और ये शरीर के विभिन्न अंगों की भांति ही कार्य करते हैं। तो आपको बताना है निरुक्त और कल्प किस तरह का कार्य करते हैं। क्या ये ध्वनि विज्ञान का और अनुष्ठान से जुड़े हैं? क्या ये ध्वनि विज्ञान और शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से जुड़े हैं? क्या ये शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और अनुष्ठान से जुड़े हैं? या ये मात्रिका और शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से जुड़े हैं? तो आपको बताना है बच्चों कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका सही है, और निरुक्त और जो है कल्प के आधार पर। और ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आई होप आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। मैंने आपको 6 वेदांगों के बारे में पढ़ाया था, जिसमें इसके बारे में काफ़ी विस्तार से आप लोगों को मैंने बताया है। तो ये आप आसानी से बता सकते थे कि आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही हो जाएगा। तो आई होप आपने आंसर को प्राप्त कर लिया होगा। आपका कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और अनुष्ठान। यानी कि निरुक्त का और कल्प का मतलब क्या है? शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और अनुष्ठान से जुड़ा हुआ है ये, और ये वेदांग हैं, वेदों के 6 अंग हैं। और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है 6 अंग जो हैं वेदांग हैं, इनके नाम फटाफट कमेंट कीजिएगा। 6 वेदांगों के नाम कमेंट कीजिएगा, कौन कौन से 6 वेदांग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? यानी कि प्राचीन काल में जो चिकित्सा से संबंधित चीज़ें हैं, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है, आपको ये बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये IAS का प्रश्न है। पहला है, प्राचीन भारत में औषधि का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, क्या ये बात सही है? दूसरा है, चरक द्वारा लिखित चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है। और तीसरा है, चरक संहिता में ज्वर, कुष्ठ, मृगी और यक्ष्मा के अनेक भेदों का वर्णन है। और चौथा है, चरक संहिता में शल्य क्रिया के अनेक उपकरणों के साथ साथ मोतियाबिंद, पथरी तथा कई अन्य रोगों का शल्य उपचार बताया गया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों, और ये आर्ट एंड कल्चर में भी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस कराया है। आई होप आप इसका आंसर देने में सक्षम होंगे अगर आपने अच्छे से क्लास को देखा है तो। और ये अच्छा है, इससे बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। आई होप आपको पता होगा कि इसका कौन सा ऑप्शन है जो कि सही नहीं है। तो आपको पता है कि इसमें कौन सा सही नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। जो कि आपको पता है कि जो शल्य क्रिया है इससे जो जुड़े हुए हैं वो हैं सुश्रुत। सुश्रुत जो है वो इससे जुड़े हुए हैं, ये बात याद रखेंगे बच्चों। सुश्रुत जुड़े हुए हैं आपके शल्य चिकित्सा से, और इन्होंने ही बहुत अलग अलग तरह के उपकरणों का जो है उल्लेख किया है सुश्रुत संहिता में। और साथ ही मोतियाबिंद, पथरी, गठिया, इस तरह के बीमारियों का ऑपरेशन का उल्लेख भी सुश्रुत संहिता में देखने को मिलता है। तो ये चरक संहिता नहीं है, ये आपका सुश्रुत संहिता है जिसको सुश्रुत ने लिखा है। यानी कि अगर आप सुश्रुत संहिता की जगह चरक संहिता की जगह सुश्रुत संहिता लिख दें तो ये पूरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। और बाकी के स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। सबसे प्राचीन वो ग्रंथ जिसमें औषधि का उल्लेख मिलता है वो आपका अथर्ववेद है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा भी सही है कि चरक द्वारा लिखित चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है, ये याद रखेंगे बच्चों। और चरक संहिता में ज्वार, कुष्ठ, मृगी, यक्ष्मा, अनेक ऐसे बहुत सारे बीमारियों का वर्णन देखने को मिलता है, उसके उपचार का वर्णन मिलता है, ये चीज़ याद रखेंगे। और चौथा भी याद रखेंगे, सुश्रुत संहिता में शल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन के विभिन्न उपकरणों का उल्लेख मिलता है तथा विभिन्न रोगों के ऑपरेशन कर उपचार का भी उल्लेख मिलता है। ये सारी बातें याद रखेंगे बच्चों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था और इससे आपको बहुत सारी जो है बढ़िया जानकारी देखने को मिला होगा। चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, इसका लेवल भी बढ़िया है। आपको बताना है, उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको गलत कथन की पहचान करनी है। उपनिषद के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका सही
नहीं है। तो आई होप इसका आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं कि कौन सा गलत है। पहला है, इसमें कर्म, ब्रह्म तथा आत्मा के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। दूसरा है, इसकी भाषा वैदिक संस्कृत है, ना कि साहित्यिक संस्कृत। और आपका तीसरा है, शंकराचार्य एवं रामानुजाचार्य दार्शनिक सिद्धांतों का मूल स्रोत उपनिषद ही है। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका सही नहीं है। तो आपको पता है कि कौन सा सही नहीं है, क्योंकि उपनिषद के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उपनिषद हैं ये कर्म की चर्चा इसमें मिलती है, ब्रह्म की, आत्मा की, पुनर्जन्म की, ये सारी चीज़ों की इसमें चर्चा मिलती है और ये दर्शन से जुड़े हुए आपके ग्रंथ हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इसकी भाषा वैदिक संस्कृत है, ना कि साहित्यिक संस्कृत। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसकी जो भाषा है ये वैदिक संस्कृत नहीं है बल्कि साहित्यिक संस्कृत है। इसलिए आपका दूसरा जो ऑप्शन है ये रॉन्ग हो गया। ये वैदिक संस्कृत नहीं है बल्कि साहित्यिक संस्कृत का उपयोग किया गया है उपनिषदों की रचना करने में। वैदिक संस्कृत बहुत ही मुश्किल था, इसको समझ नहीं सकता कोई आम इंसान, इसीलिए इसकी क्लिष्टता को कम करके जो वेदांत हैं यानी कि जो उपनिषद हैं इनकी रचना की गई है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दार्शनिक संवाद है, विभिन्न विद्वानों के द्वारा खोजे गए विभिन्न जो है एक तरीके से कहिए खोज है, अच्छी बातों का वर्णन है। तो पहला सही है, दूसरा आपका गलत है और तीसरा भी आपका सही है कि शंकराचार्य एवं रामानुजाचार्य के दार्शनिक सिद्धांतों का जो मूल स्रोत है ये उपनिषद ही है। इन लोगों का जो दर्शन है ये उपनिषद से प्रभावित है। तो प्रश्न बहुत अच्छा था बच्चों, और आज का हर प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, सारे प्रश्न आपके लेवल के हैं और आप लोगों को यहाँ से बहुत सारी जानकारी मिल रही होगी। आपका जो ये नया प्रश्न है मतलब 12वें नंबर का, ये क्या कह रहा है? कह रहा है प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे जहां शक्ति का प्रयोग लोगों की एक समूह द्वारा किया जाता था। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे जहां पे शक्ति का प्रयोग लोगों की एक समूह द्वारा किया जाता था? आपको बताना है बच्चों कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है बच्चों, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। क्या सभी महाजनपदों का जो स्थिति है पूर्वी भारत में था? और आपका तीसरा है, महाजनपद जो है कोई सेना नहीं रखते थे। क्या ये कथन सही है कि महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे? और आपका चौथा है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूची देखने को मिलती है। तो बताएंगे बच्चों कौन सा है जो कि सही है। और आप सबको पता है कि इसमें एक ही स्टेटमेंट सही है, और वो कौन सा स्टेटमेंट सही है ये भी आपको पता है, बिकॉज इसको मैंने प्रैक्टिस सेशन में बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है। तो गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों का, बढ़िया आंसर आना चाहिए सभी का। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आपका कौन सा आंसर सही है, और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों बिल्कुल सही है। बौद्ध एवं जैन दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब चलिए बच्चों फटाफट कमेंट कीजिएगा, वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, और वो कौन सा जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? फटाफट कमेंट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार आता है, प्रैक्टिस के साथ साथ याद भी रहनी चाहिए जिससे। तो बताएंगे कौन से महाजनपद हैं वो। और पहला क्यों गलत है ये देख लेते हैं। पहला इसलिए गलत है कि सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय नहीं थे, कुछ गणतंत्र भी थे, कुछ राजतंत्र थे, और कुछ जो है वंशानुगत थे, यानी कि अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं अलग अलग जो है महाजनपदों में। तो पहला गलत हो गया। दूसरा भी गलत है क्योंकि सभी महाजनपद पूर्वी भारत में नहीं हैं, इसमें से बहुत सारे जो महाजनपद हैं ये पश्चिम में भी हैं, और जो है ज़्यादातर जो महाजनपद हैं ये आपकी गंगा घाटी में हैं। तो आपको बताना है बच्चों, एक और क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन, और जो प्रैक्टिस सेशन में मैंने बताया है कि गंगा घाटी में कितने महाजनपद थे? 8 थे, 9 थे,
10 थे या 11 थे? बताएंगे बच्चों गंगा घाटी में कितने महाजनपद थे? सारे फटाफट आंसर देंगे बच्चों, सारे क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल एक्टिव तरीके से उत्तर आने चाहिए। सभी बच्चों के उत्तर का इंतजार है मुझे। और आपका जो तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि महाजनपद में कोई सेना नहीं रखते थे, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि महाजनपद क्यों सेना नहीं रखेंगे? मगध को ही आपने देखा कितना आक्रामक रवैया था, अपने सैनिकों के बल पर ही उसने अपने साम्राज्य विस्तार किया और विभिन्न महाजनपदों को जीत करके धीरे धीरे करके उसने अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे उत्तर भारत में कर लिया और फिर धीरे धीरे मध्य भारत में भी कर लिया था। तो इसलिए आपका पहला दूसरा तीसरा सरासर गलत है। और ये तो बहुत आसान है, अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो इनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। और जो आईएएस के क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत सारे वीक पॉइंट भी रहते हैं, अगर पढ़ने वाला बच्चा हो और स्मार्ट तरीके से पढ़ता हो, उसका दिमाग तेज हो, तो उस वीक पॉइंट को पकड़ के अपना टाइम भी बचा सकता है और एनर्जी भी बचा सकता है। तो ये आपका पता चल चुका है आपको, ऊपर के तीनों क्यों गलत हैं और चौथा क्यों सही है। तो आई होप बच्चों आंसर आप लोगों का आप सब लोगों ने दे दिया है कि जो आपके बौद्ध ग्रंथ है ये आपका कौन सा है? तो बौद्ध ग्रंथ आपका अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का जो भगवती सूत्र है, इसमें आप देखेंगे 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। और गंगा घाटी में 10 महाजनपद पाए जाते थे, अकेले 16 महाजनपदों में से 10 महाजनपद आपके गंगा घाटी में थे। और एक आंसर और देंगे बच्चों कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद पाए जाते थे? 6, 7, 8, 9। ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। कितने महाजनपद 16 में से उत्तर प्रदेश में पाए जाते थे? फटाफट आंसर कीजिएगा बच्चों। सारी बातें मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के दरमियान बताए हैं, इसलिए गलतियां नहीं होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका भी सही उत्तर देंगे। मुझे आप लोगों के उत्तर का इंतज़ार है, आप लोग फटाफट इसका आंसर करेंगे। मैंने इसको प्रैक्टिस सेशन में बताया है कि आपके 16 महाजनपदों में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में हैं और उस 10 महाजनपदों में से आपका 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में अकेले पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। आप लोगों के प्रैक्टिस सेशन इसीलिए लाया जा रहा है ताकि आप लोगों का मैक्सिमम जो तथ्य है वो तैयार हो जाए और एग्ज़ाम में जाके गलतियां ना हो। तो इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको भी अपने लिए और ज़्यादा मेहनत करना होगा। चलिए बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी मैंने प्रैक्टिस सेशन में व्याख्या के दरमियान बताया है, तो इसका उत्तर भी फटाफट दीजिएगा। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम बताएंगे बच्चों। सही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा इनको। पहले ऑप्शन में है हर्यक वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश। दूसरे ऑप्शन में है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तीसरे ऑप्शन में है नंद वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश। और आपका चौथा ऑप्शन है शिशुनाग वंश, नंद वंश और हर्यक वंश और उसके बाद मौर्य वंश। बताएंगे बच्चों कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही है, यानी कि राजवंशों का सही क्रम बता रहा है। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी, बिकॉज मैंने इसको व्याख्या के दरमियान बताया। तो देखिए बच्चों बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं, आप उनको अच्छे से बता सकते हैं और अगर आपने गलती की तो इसका मतलब आप लोग लापरवाही बहुत कर रहे हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पहला आपको मैंने बताया था, अगर ऑप्शन में है तो पहला है बृहद्रथ वंश, ये पहला है। दूसरा है आपका हर्यक, हालांकि आयोग इसको देता ही नहीं ऑप्शन में, हर्यक से ही शुरू करता है। दूसरा है आपका हर्यक वंश। तीसरा आपका है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। और आपका तीसरा है नंद वंश और आपका चौथा है मौर्य वंश और आपका पांचवा है जो है शुंग वंश। पांचवा आपका हो जाएगा शुंग वंश। तो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे बृहद्रथ 1, हर्यक 2, शिशुनाग 3, नंद 4, मौर्य 5 और छठा आपका शुंग वंश हो जाएगा अगर आप बृहद्रथ से काउंट करते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो आपके 5 जो है राजवंशों का क्रम है और इसका क्रम आप देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है और ये आपका बिल्कुल सही है बच्चों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था और आप सबको मैंने बहुत पहले ही व्याख्या में ये सारी चीज़ें बताई हैं। ये प्रश्न भी बहुत बढ़िया है, आज के सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं और सारे प्रश्न आपके लेवल के हैं। आप लोग जैसी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल वैसे प्रश्न हैं, हालांकि कैसी भी तैयारी कर रहे हो आजकल प्रश्न लेवल के ही आते हैं। पहला प्रश्न है या मतलब नेक्स्ट प्रश्न है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के संदर्भ में
कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है बच्चों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। और ये प्रश्न भी आपका बहुत ही बढ़िया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में कौन सा कथन है जो कि गलत है? पहला है, किसान अपनी उपज का 6ठा भाग कर के रूप में चुकाते थे। क्या ये बात सही है कि कृषकों को अपनी टोटल उत्पादन का 6ठा हिस्सा राजा को देना होता था? दूसरा, पाली ग्रंथों में गांव 3 प्रकार के बताए गए हैं। क्या पाली ग्रंथों में उस समय के जो गांव हैं वो 3 प्रकार के बताए गए हैं? और आपका तीसरा है, भोजक गांव का मुखिया कहलाता था। क्या भोजक गांव का मुखिया कहलाता था? और आपका लास्ट है, शतमान इस काल का प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्या शतमान इस काल का प्रसिद्ध ग्रंथ है? आपको बताना है बच्चों कि आपका कौन सा स्टेटमेंट है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में सही नहीं है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया है बच्चों, इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है। जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए इजी है, जो नहीं पढ़े हैं उन्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब उन्हें सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं और उन्हें खुश होना चाहिए कि उन्हें सारी चीज़ें मिल रही हैं और अब उनके ज्ञान में बढ़ोतरी हो रही है। तो आपका बच्चों देखेंगे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्राचीन टाइम में धार्मिक ग्रंथों में सबसे जो स्वीकृत उपज का हिस्सा था वो आपका 6ठा भाग था, बिल्कुल सही है। और पाली ग्रंथों में गांव के 3 प्रकार बताए गए हैं, ये भी सही है बच्चों, नो डाउट। और जो भोजक होते थे ये गांव के मुखिया होते थे, इन्हीं को ग्राम भोजक कहा जाता था और ये बिल्कुल सही है बच्चों, और ये आपका बिल्कुल सही है। और ये जो आपके 3 प्रकार के गांव हैं ये क्या है, जिसमें आप देखेंगे कि जो गांव है इसमें जो पहले प्रकार का गांव है ये सामान्य गांव होता था जिसमें विविध वर्णों और जातियों का निवास रहता था। ऐसे गांव की संख्या सबसे अधिक थी। दूसरे प्रकार में उपनगरीय गांव थे जिनमें शिल्पी और जो है ग्रामीण लोग भी रहते थे और ये गांव नगरों को जोड़ते थे। और आपका जो तीसरे प्रकार का गांव था ये सीमांत गांव इसमें आते थे, इसमें सीमांत गांव आते थे जो सीमा के अंत पर हुआ करते थे। तो पाली ग्रंथों में गांव के 3 प्रकार थे, बिल्कुल सही है बच्चों। और गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था, ये भी सही है। आपका चौथा सही नहीं है, क्योंकि जो शतमान था ये कोई ग्रंथ नहीं था, बल्कि जो शतमान था ये सत है बच्चों। शतमान जो था ये आपका वैदिक काल और 6ठी शताब्दी ईसा या कहिए वैदिक काल में ये गले का एक आभूषण है या कहिए एक आभूषण है। शतमान और जो निष्क है ये अलंकरण के जो है चीज़ें हैं, सजावटी चीज़ें हैं, लेकिन यही आगे चल कर के सिक्के के रूप में भी तब्दील हो जाते हैं। इसलिए आपका चौथा ऑप्शन जो है ये सही नहीं है बच्चों। ये इम्पॉर्टेंट है आपका, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शतमान और निष्क दोनों ही क्या हैं, शुरुआती दौर में अलंकरण यानी कि आभूषण है और बाद में चल के यही सिक्का हो जाता है, याद रखेंगे सिक्का। बच्चों आपके लिए एक बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा फटाफट। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, अगर आपको अभी आंसर याद है तो आप अभी आंसर दीजिएगा। अगर आंसर याद नहीं है तो कृपया इसको कमेंट बॉक्स में क्लास ओवर होने के बाद आंसर दीजिएगा, लेकिन इसका उत्तर दीजिएगा ज़रूर आप लोग। अगर नहीं आता है तो सर्च करके दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा इसी बहाने और कभी भूलेगा नहीं। इसीलिए बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन पूछने का बस यही जो है मोटिव होता है कि आप लोगों को बहुत सी चीज़ें याद कराई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद कराई जाए। आपके लिए इतना मेहनत हम कर रहे हैं बच्चों, आप लोग अपने लिए थोड़ा मेहनत करना शुरू कर दीजिए और आप बता दीजिएगा कि ऋग वैदिक काल में जो सूद पर पैसा देता था, सूद पर पैसा देने वाले को ऋग वैदिक काल में क्या कहते थे और इसी को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाने लगा। यानी कि सूद पर पैसा देने वाले को ऋग्वेद में किसी और नाम से बुलाया गया है और उत्तर वैदिक काल में किसी और नाम से बुलाया गया है। तो बताइएगा ऋग वैदिक काल में कौन सूद पर पैसा देता था और उत्तर वैदिक काल में सूद पर पैसा कौन देता था। अगर याद है तो अभी बताइए, अगर याद नहीं है तो क्लास ओवर होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के उत्तर का इंतज़ार रहेगा। आप लोग उत्तर देंगे तो मुझे खुशी होगी कि आप लोग भी हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को करना ही चाहिए बच्चों, क्योंकि आपके भविष्य के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों की खुशी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा मेहनत करना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट है कौन सा सही नहीं है।
इनमें से कोई एक है जो सही नहीं है, यानी कि बाकी के आपके सही हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। पहला है, क्या अंग की राजधानी चंपा थी? बताएंगे बच्चों कौन सा है जो कि सही नहीं है। क्या अंग की राजधानी चंपा थी? क्या मगध की राजधानी राजगिरी थी? क्या कौशल की राजधानी काशी था? क्या वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी? आपको बताना है बच्चों कि आपका कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। और मैंने आपको बच्चों 16 महाजनपदों और उनकी राजधानियों के बारे में बताया है। टोटल कितनी हैं, किन किन इन 16 महाजनपदों में 4 महाजनपद आपके ऐसे हैं जिनकी 2 राजधानियां हैं। चलिए बच्चों आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। मैंने ये चीज़ बताया इसलिए पूछ रही हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। इन 16 महाजनपदों में 16 महाजनपदों में कितनी महाजनपद ऐसे हैं जिनकी 2 राजधानियां हैं, जिनकी 2 राजधानी है? बताइएगा बच्चों इसका आंसर। मैंने आपको बताया है व्याख्या में, इसलिए इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो भी हम पढ़ाते हैं उसको अच्छे से पढ़ते होंगे और उसका सही उत्तर देंगे। ए में है केवल एक राजधानी ऐसी थी जिसकी 2 एक जो है महाजनपद ऐसा था जिसकी 2 राजधानियाँ थीं। और आपका बी में है कि 2 ऐसे महाजनपद थे जिनकी 2 राजधानियाँ थीं। सी में है कि 3 ऐसे थे और डी में है कि 4 ऐसे थे जिनकी 2 राजधानियाँ थीं। आप बताएंगे बच्चों कि कितने महाजनपदों की 2 राजधानियाँ थीं। और अगर आपको और भी चीज़ें याद हैं जो मैंने बताई थी तो उनका भी नाम कमेंट कर दीजिएगा कि वो कितनी थी और कौन थी जिनकी 2 राजधानियाँ थीं। अगर आप इसको बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग भी ये मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी अपने फ्यूचर को लेकर के सीरियस हैं। और बच्चों जब भी पढ़िए, जहाँ भी पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, पूरी डेडिकेशन से पढ़िए, अपना पूरा एफर्ट लगा के पढ़िए। जिस दिन आपके पास नॉलेज होगा उस दिन आपके पास रोज़गार की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा दुर्दशा होने वाली है पढ़ने वाले लोगों की। बिकॉज रोज़गार दिन प्रतिदिन घटते जा रहे, जनसंख्या बढ़ती जा रही, पढ़ने वालों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में और भी परेशानियाँ आएंगी शिक्षित वर्ग के लिए। इसीलिए आप लोग जो भी पढ़ते हैं ईमानदारी से पढ़िए, खूब मेहनत से, डेडिकेशन से पढ़िए, अच्छा नॉलेज गेन कीजिए। निश्चित तौर पे आप जहाँ भी रहेंगे अपना एक जगह ज़रूर बना लेंगे। तो बताएंगे बच्चों कि आपके कितने महाजनपद हैं जिनकी 2 राजधानियां हैं। साथ में आप अगर और एफर्ट कर सकते हैं तो उनके भी नाम बताइएगा कि वो कौन कौन सी थी जिनकी 2 राजधानियां थी। और यहाँ पे कौन सा गलत है ये आपको बताना। तो आपको पता है पहला सही है, अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज, गिरिब्रज यानी कि जो आपका पहला इसकी 2 राजधानियां हैं, या तो राजगिरी, 2 नहीं है मतलब या तो राजगिरी रहेगा ऑप्शन या तो गिरिब्रज रहेगा। तो बताएंगे बच्चों ये तो आपको पता ही होगा, इसके जो है 2 नाम है राजगिरी और गिरिब्रज। और आपका कौशल की राजधानी काशी नहीं थी, आपको पता है कौशल की राजधानी श्रावस्ती था। श्रावस्ती मैंने आपको बताया है श्रावस्ती के बारे में बहुत सारी बातें। श्रावस्ती ही ऐसा जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा वर्षावकाश बिताया, जहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया, जहाँ पर उनके सबसे ज़्यादा अनुयायी हुए, वो कौशल जो है महाजनपद ही था। और साथ ही कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, ये बौद्ध काल से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो बच्चों आप सबको पता है कि जो तीसरा ऑप्शन है ये आपका सही है और बाकी के जो है आपके बिल्कुल सही है। और ये आपको पता चल चुका होगा कि वत्स का जो राजधानी है कौशाम्बी थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपका ये सारी चीज़ें करेक्ट हैं बच्चों। और आपके कितने महाजनपद थे जिनकी 2 राजधानियाँ थी? तो ये 4 महाजनपद थे जिनकी 2 राजधानियाँ थी बच्चों, ये भी याद रखेंगे और ये सारी पॉइंट्स भी याद रखेंगे। आपका तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन महाजनपद नहीं है? इनमें से कौन सा है जो महाजनपद नहीं है? पहला है मगध, दूसरा है पंचाल, तीसरा है गंधार और चौथा है पुहार। इनमें से कौन सा है जो महाजनपद नहीं है? और इसको आपको बताना है। और ये तो आपके लिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आज के क्लास का सबसे इजी क्वेश्चन है ये। और ये आप लोग इसका आंसर बताइएगा बच्चों, बहुत आसान है, फटाफट दीजिएगा बिना देरी किए हुए इसका सही आंसर बताइएगा आपका जो कौन सा है जो कि महाजनपद नहीं था। तो आई थिंक सभी को ये कुछ पता होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये महाजनपद नहीं था। जो पुहार था ये क्या था बच्चों?
ये चोल राजवंश से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है। पुहार, पुहार, मदुरै, ये सब कहाँ से जुड़े हुए हैं? चोल साम्राज्य से जुड़े हुए हैं। इसलिए आपका चौथा ऑप्शन जो है ये सही नहीं है। बाकी आपका मगध, पांचाल, गांधार ये आपके महाजनपद आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ये भी एग्जाम में आ चुका है और आपके पास 3 ऑप्शन है। इनमें से बताना है अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अग्रहार के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है? पहला है यह ब्राह्मण को दी गई भूमि थी या एक सेना प्रमुख को दी गई। अच्छा, यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे बच्चों, देखिए ब्राह्मण को दी गई भूमि थी और आपका यहाँ जो है ये चौथा बना लीजिएगा, यह जो है सेना प्रमुख को दी गई भूमि थी या उपाधि थी। और तीसरा है इसको, अच्छा ठीक है ये दूसरा ही है, दूसरा यह संतों को ठहरने के स्थान को मतलब अग्रहार कहा जाता था। और चौथा है या तीसरा है यह सिर्फ महिलाओं का एक गांव है। यानी कि आपको इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा है जो अग्रहार के बारे में सही है। तो बताएंगे बच्चों अग्रहार के बारे में कौन सी बात सही है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और एग्ज़ाम में कई बार आया बच्चों, इसलिए आपसे गलती नहीं होना चाहिए। आपका अग्रहार क्या है? तो यह ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि है, इसी को अग्रहार कहा जाता है। ऐसी भूमि जिस पर ब्राह्मणों को टैक्स नहीं देना पड़ता, जो कर मुक्त भूमि होती थी, जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, उसको अग्रहार कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी अच्छा था। चलिए बच्चों नेक्स्ट है, ये भी आपके पास 3 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा है जो कि सही सुमेलित है। तो आपका पहला है सांख्य दर्शन, क्या सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है? दूसरा है न्याय दर्शन, क्या ये पतंजलि का है? तीसरा है योग दर्शन, क्या ये गौतम का है? और चलिए चौथा ऑप्शन भी आपको दे देते हैं। नेक्स्ट है आपका वैशेषिक और सामने है जैमिनी। तो बताएंगे बच्चों इसमें से कौन सा है जो कि सही सुमेलित है। कौन सा आपका सही सुमेलित है बताएंगे बच्चों। ये आपके 6 दर्शनों में से दिया हुआ 3 दर्शन है और उनके प्रणेता का नाम है। आपको मैंने 6 दर्शन और 6 दर्शनों के प्रणेता का नाम बताया है, तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों। बहुत ही इजी प्रश्न है आज का, दूसरे नंबर का सबसे आसान प्रश्न आपके लिए, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। जैसे IAS में आता है कुछ प्रश्न बहुत आसान होते हैं, कुछ थोड़े हार्ड होते हैं और कुछ बहुत हार्ड होते हैं। ऐसे ही आज के प्रैक्टिस सेशन में आपको बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कुछ बहुत ईजी हैं, कुछ नॉर्मल लेवल के हैं और कुछ थोड़े हाई लेवल के हैं। ऐसा ही प्रश्न है बच्चों, फील कीजिए IAS का पेपर दे रहे हैं आप, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि कौन सा सही सुमेलित है। तो आपका पहला ऑप्शन ही सही सुमेलित है। सांख्य के जो प्रणेता हैं ये कपिल मुनि हैं, न्याय के गौतम हैं, योग के पतंजलि हैं, वैशेषिक के कणाद हैं, वैशेषिक के कणाद हैं। जैमिनी कौन से दर्शन के प्रणेता हैं बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिएगा। जैमिनी का जो दर्शन है वो क्या है। इसके अलावा 2 और दर्शन बच रहे हैं, आप उनको भी फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि 2 और दर्शन कौन से और उनके प्रणेता। यानी कि अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो बाकी के बचे हुए दर्शन और उनके प्रणेता का नाम फटाफट कमेंट कीजिएगा। हम आप लोगों के उत्तर को देखेंगे और अगर आप लोगों को नहीं आ रहा होता है तो उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देखती हूँ, लगता है कि आप लोगों ने मेहनत किया और नई चीज़ों को ढूंढने में अपना योगदान दिया और आज आपने अपने नॉलेज में एक नई चीज़ जोड़ लिया है जो अब आपको कभी नहीं भूलेगा। तो जब बच्चे मेहनत करते हैं तो टीचर्स को बहुत खुशी होती है, इसलिए आप लोग भी मेहनत किया करें ताकि हमें भी थोड़ी सी आप लोगों से एनर्जी मिले। साथ ही आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के जो भी मोटिवेशन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा देते हैं बच्चों। तो आप लोगों के कमेंट्स और ये मोटिवेशन जो है, आप लोगों की उपस्थिति, ये सारी चीज़ें आप लोग बनाए रखें। अगर हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें, उनको भी फ़ायदा मिले और हमें थोड़ी एनर्जी मिले। अच्छा लगता है जब बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चे उत्तर देते हैं। तो बताएंगे बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ मठ वासियों का एक संगठन था। बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था, तो आपको बताना इसके बारे में कौन सा कथन सही है। बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था, क्या जो धर्म के शिक्षक बने थे या
जिसमें शिक्षा के प्रसार में मदद की, या राज्य की एकात्मकता में मदद करने हेतु, या विपत्ति के समय गरीबों को राहत प्रदान करने हेतु। तो आपको बताना है बच्चों, बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था। बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था जो क्या करता था। ये भी बहुत आसान है बच्चों, बताने का प्रयास कीजिएगा। क्या बौद्ध संघ जो मठवासियों का संगठन था वो धर्म के शिक्षक थे, या वो शिक्षा के प्रसार में मदद करते थे, या जो है राज्य की एकात्मकता में मदद करते थे। तो आप सबको पता है कि जब बौद्ध से जुड़े हैं, मठ से जुड़े हैं, तब वो राज्य और जो है ऐसी चीज़ों से, तो संपत्ति जैसी चीज़ों से उनका कोई लेना देना होगा ही नहीं। जाहिर सी बात है, जो धर्म के शिक्षक बने ऐसे ही लोगों को कहा गया है बौद्ध संघ मठवासी। मठवासियों का संगठन क्या है? जो धर्म के शिक्षक बने, जिन्होंने धर्म के बारे में लोगों को शिक्षा दिया, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और उसके गुण तत्वों को लोगों को बताया था। तो आपका पहला ऑप्शन ही सही है बच्चों, बहुत आसान था आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बच्चों, आपका 20वां क्वेश्चन है, 10वीं शताब्दी के नलयर दिव्य प्रबंध के रचयिता कौन थे? नलयर दिव्य प्रबंधम के रचयिता कौन थे? ये बताएंगे बच्चों। नलयर या नलयार दिव्य प्रबंधन के रचयिता कौन थे? पहला है अलवार, दूसरा है नैनार, तीसरा है अपार, चौथा है सबनदार। तो याद रखिएगा बच्चों, ये सारे आपके जो है दक्षिण के संत हैं और ये सारे संत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। आपको बताना है 10वीं शताब्दी के नलयर दिव्य प्रबंधन के रचयिता कौन थे? अलवार, नैनार, अपार, संबंधनार। तो बताएंगे बच्चों कौन थे? बहुत ही बढ़िया है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इजी भी है और हार्ड भी, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए हार्ड है बच्चों। तो आपका आंसर नंबर जो हो जाएगा 1, ये सही है। अब बच्चों आंसर दीजिएगा। अलवार संत जो थे ये किस धर्म से जुड़े थे या किस संप्रदाय से जुड़े थे, और नैनार किस संप्रदाय से जुड़े थे? इन दोनों का संप्रदाय लिखिएगा बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिएगा। अलवार और नैनार ये जो संत हैं ये किस संप्रदाय से जुड़े हुए संत माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, याद रखेंगे, इसका आंसर दीजिएगा। और साथ ही एक और आंसर दीजिएगा। अलवारों में एक महिला संत थी, एक महिला संत थी, महिला संत थी। उस महिला संत का नाम कमेंट कीजिएगा, उस महिला संत का नाम क्या था? जैसे जैन में जो 24 तीर्थंकर उसमें एक महिला है जो कि मल्लीनाथ हैं। ऐसे ही आपके अलवार संतों में एक महिला संत थी, उनका नाम कमेंट कीजिएगा। और साथ ही बताइएगा अलवार और नैनार किस संप्रदाय से जुड़े हुए संत हैं या शाखा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपके लिए नया भी हो सकता है और आपको बताना है इसका आंसर। महाविद्या जो महाविभाषा, याद रखिए बच्चों यहाँ पे विभाषा है, विभाषा, महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, इसकी रचना किस बौद्ध परिषद में हुआ है? महाविभाषा जो कि बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, इसकी रचना किस बौद्ध परिषद में हुआ है? क्या ये प्रथम परिषद में हुआ, द्वितीय परिषद में हुआ, तृतीय बौद्ध परिषद में या चतुर्थ? बहुत ही बढ़िया है प्रश्न बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताएंगे वो कौन सा बौद्ध परिषद हुआ जिसमें महाविभाषा शास्त्र की रचना की गई थी, और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही आंसर दीजिएगा बच्चों कि जो आपका बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म महासंघिक और स्थविर में किस बौद्ध संगीत में विभाजित हुआ था? मैंने मैंने आपको ये बताया है इसलिए मैं पूछ रही हूँ, इन दोनों के बारे में बताइएगा। क्या ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चारों ऑप्शन है, इनमें से किस में महासंघिक और स्थविर में बट गया था बौद्ध धर्म, और हीनयान महायान में किस बौद्ध संगीत में बटा था, ये भी बता दीजिएगा। तो दोनों बताइएगा बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिएगा, इसका उत्तर आप लोगों को बताना है।
और इसमें जो कह रहा है कि महाविभाषा जो कि बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, इसका जो रचना है ये कब किया गया है? इसकी रचना की गई है चतुर्थ बौद्ध संगीति के दरमियान। महाविभाषा सूत्र की जो रचना है ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है वसुमित्र ने। वसुमित्र जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, इन्होंने ही महाविभाषा शास्त्र लिखा है चतुर्थ बौद्ध संगीति के दरमियान। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बौद्ध संघ का विश्वकोश कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बाकी के उत्तर दीजिएगा फटाफट। नेक्स्ट है बच्चों, जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन गलत है? क्या प्रश्न है, एकदम धमाकेदार प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थापित जैन मठ बसदी कहलाते थे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा है देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है। क्या जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारता नहीं है? तीसरा है जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित है। और चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपनाकर कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो आपको बताना है बच्चों कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका सही नहीं है, यानी कि गलत है। और ये भी आपके लिए अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान है। अगर आपने मेरी बताई हुई व्याख्या को सुना है तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। हालांकि ये आईएएस का प्रश्न है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है या जिन्होंने मेरा डिटेल क्लास या प्रैक्टिस सेशन नहीं देखा उनके लिए क्वेश्चन हार्ड हो सकता है, लेकिन जिन्होंने देखा है और पढ़ा है उनके लिए आसान है। तो आपको पता है बच्चों कौन सा गलत है? दूसरा गलत है। क्यों गलत है? चूँकि देवताओं के अस्तित्व को इन्होंने आज स्वीकार नहीं किया है बल्कि स्वीकार किया है, ईश्वर को जैन धर्म ने स्वीकार किया है, जबकि आत्मा को बौद्धों ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन जैनियों ने ईश्वर और आत्मा दोनों की सत्ता को स्वीकार किया है। इसी बात पे दोनों का अलग अलग मत भी है। तो दूसरा सही नहीं है। तो आपको पता चल गया होगा बाकी सभी सही हैं, पर जो कर्नाटक है यहाँ में जो स्थापित 5वीं सदी के मठ हैं ये वसदी कहलाते थे। क्वेश्चन कई बार आया है इंडिविजुअल भी कि वसदी क्या है, जैन मठ, बौद्ध मठ, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ, या इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। तो ये जैन मठ है, याद रखेंगे बच्चों। और जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों ही वर्जित थे क्योंकि इससे हिंसा होती है। हिंसा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों विरोध करते हैं और जैनी बहुत कट्टर विरोधी हैं हिंसा के, इसलिए आपका दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन काल के अंतिम समय में चले गए थे श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। वहाँ पर इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। और आपको पता भद्रबाहु भी गए थे, उन्होंने भी प्रचार प्रसार किया। और यहीं पे संलेखना विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों की त्याग भी कर दी थी। ये सारी बातें याद रखेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका दूसरा ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। आपके लिए फिर से बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, और ये आपके लिए बहुत आसान भी है क्योंकि मैंने व्याख्या में सारी चीज़ें बताई हैं। तो बताना बच्चों कि आपका कौन सा है जो जैन धर्म के बारे में सही है। पहला ऑप्शन है जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है, संसार वास्तविक और सत्य है तथा अनेक चक्रों में बटा हुआ है। दूसरा है संसार जीव तथा अजीव से मिलकर बना है जिसमें जीव चेतन जबकि अजीव अचेतन तत्व है। तीसरा अज्ञानता के कारण कर्म के जीव की ओर आकर्षित होने को आश्रव कहते हैं। और चौथा है त्रिरत्नों के अनुसरण में कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, इस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। तो आपको बताना है बच्चों इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है, यानी कि आपका जो बाकी का है वो आपका सही होगा। कोई एक स्टेटमेंट है जो कि आपका सही नहीं है और वो भी आपका कौन सा स्टेटमेंट है। आई होप आपको ये भी पता चल गया होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि आपका कौन सा है जो कि गलत है। तो सबको पता है कि जो आपके त्रिरत्न हैं ये सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, इनके अनुसरण से जो है ये निर्जरा नहीं कहलाता है। ब्रह्म की प्राप्ति तो हो सकती है यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है लेकिन निर्जरा नहीं कहलाता, तो इसलिए आपका ये गलत हो गया। बाकी सारे जो ऑप्शन हैं ये आपके सही हैं।
पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही, आपको असत्य बताना था तो चौथा असत्य हो गया। और जैन धर्म के अनुसार वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है। जैन धर्म के अनुसार संसार का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है और संसार की वास्तविकता और सत्य है तथा अनेक चक्रों में बटा हुआ है। यानी कि संसार ही वास्तविक है और सत्य है और एक कई चक्रों में बटा है, इसको ईश्वर ने इसका अस्तित्व नहीं बनाया है, ऐसा जैनी मानते हैं। और संसार जीव तथा अजीव से मिलकर बना है और बिल्कुल सही है, जो चेतन है वो जीव और जो अचेतन है वो अजीव है। और अज्ञानता के कारण ही कर्म का जो बहाव है वो जीव की ओर होता है और इसी को आश्रव कहते हैं। ये सारी बातें सही हैं बच्चों, आपका चौथा ऑप्शन ही सही नहीं है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, और बहुत आसान क्वेश्चन, इसको तो मैंने अभी व्याख्या के दरमियान बता दिया। आपका लास्ट क्वेश्चन लीक हो चुका है, इसलिए आपको इसको बता देना है फटाफट कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ पे? वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी और राजगिरी। तो कोई दम नहीं है बच्चों, इसके एवज में आपसे दूसरा प्रश्न पूछ ले रही हूँ। व्याख्या के दरमियान ये बातें मैंने बता दी थी कि बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया था? बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया था? बच्चों ये क्वेश्चन आया है, इसलिए आप मुझे बताएंगे अंतिम उपदेश बुद्ध ने किसको दिया था। और साथ ही अंगुलीमाल डाकू जो था, जिसको बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया था, ये कहाँ का था? वैशाली का था, श्रावस्ती का था, कौशाम्बी का था या राजगिरी का था? फटाफट आंसर दीजिएगा बच्चों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और इसमें जो आप बौद्ध से सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया है, तो सबको पता है कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया है, पहले बता दिया मैंने। अब इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूंगी आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर। और जितने प्रश्न किए हैं बच्चों, जिसके भी उत्तर आप नहीं बता पाए उन सब के उत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स चेक करती हूँ और अगर आप लोगों के उत्तर आते हैं तो देखकर बहुत अच्छा लगता है, तो उत्तर दीजिएगा, मुझे आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर हम आगे ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ मिलेंगे और आपको बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज प्रदान करने का प्रयास करेंगे। और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप भी बहुत मेहनत करेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे और एक बेहतर जो है समाज का और देश का निर्माण करेंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी को।